नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्पेरेंट IQ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट 9B को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। पार्ट 9B जिसको 97th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह के केस में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इस पार्ट को पूरा का पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया। तीन जजेस का बेंच था ये। जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ एंड जस्टिस BR गौड़, ये 3 जज थे इस केस में। और इन्होंने पार्ट 9B जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डील करता है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। 2013 में गुजरात हाई कोर्ट ने इसी प्रोविज़न को, जो प्रोविज़न कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है पार्ट 9B में, उसको 2013 में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। बाद में यूनियन गवर्नमेंट डिससेटिस्फाई होकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से भी यूनियन गवर्नमेंट को निराशा हासिल हुआ और वहाँ भी पार्ट 9B को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। 97th अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9B को सिर्फ नहीं बल्कि 2 और प्रोविज़न को जोड़ा गया था जो सेम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डील करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1C टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये फंडामेंटल राइट बताया था। और आर्टिकल 43B जो DPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, इन सब प्रोविज़न में, सारे दोनों प्रोविज़न में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डील करता है। ऐसा नहीं है कि 97th अमेंडमेंट पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। 97th अमेंडमेंट से पार्ट 9B को जो जोड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट 9B को स्ट्राइक डाउन किया है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। 97th अमेंडमेंट एक्ट जिसको जोड़ा गया था दिसंबर 2011 और उसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है फरवरी 15, 2012। हाँ, तो याद रखिएगा, जोड़ा गया था 2011 में और इन्फोर्स किया गया था फरवरी 15, 2012 में। क्या कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्ट 9B को स्ट्राइक डाउन कर दिया? आइए समझते हैं इससे रिलेटेड क्या कारण रहा होगा। जब हम आर्टिकल 246 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 246 में कहा गया है कि लिस्टों में किसे पावर है कानून बनाने का। जो लिस्ट 7 शेड्यूल में दिए गए हैं, 7 शेड्यूल में जो मैटर्स दिए गए हैं, उन मैटर में किसे पावर है कानून बनाने का? उन मैटर में कौन, राज्य या फिर केंद्र में से कौन कानून बना सकता है? आर्टिकल 246 के क्लॉज 1 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगा वह मैटर जो 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 में दिए गए हैं, वह मैटर जो 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 में दिए गए हैं, उसमें एक्सक्लूसिव पावर होगा पार्लियामेंट को कानून बनाने का। ध्यान रखिएगा, स्टेट झांक के भी नहीं दे सकता है। स्टेट को पावर नहीं है कि वो 7 शेड्यूल के लिस्ट 1 में जो दिया गया है उस पर झांक के भी देखे। मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक अ लॉ विच इज इनॉमिनेटेड अंडर लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल। सिमिलरली स्टेट के पास जो लिस्ट 2 है 7 शेड्यूल का, स्टेट के पास लिस्ट 2 ऑफ 7 शेड्यूल, उसमें स्टेट को एक्सक्लूसिव पावर है कानून बनाने का। उस पर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता। हाँ, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जब वहाँ भी लॉ बनाया जा सकता है, लेकिन वो कंडीशंस एक्सेप्शन हैं। यहाँ पे जो लिस्ट में दिया गया है, सेकेंड लिस्ट में 7 शेड्यूल का, वहाँ सिर्फ और सिर्फ
राज्य ही कानून बना सकते हैं। उसी तरह से जो 7 शेड्यूल के लिस्ट जो 3 को डील करता है, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट को डील करता है, उसमें दोनों ही अथॉरिटीज़ को कॉम्पिटेंट है, दोनों ही अथॉरिटीज़ कॉम्पिटेंट है उस पर कानून बनाने का। स्टेट भी कानून बना ले, पार्लियामेंट भी कानून बना ले। तो ऐसे में लिस्टों में कन्फ्लिक्ट है अगर, तो फिर जो है वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इस केस में भी लिस्ट को ही लेकर के कन्फ्लिक्ट हुआ। एंट्री 32, एंट्री 32 लिस्ट 2 जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डील करता है। हमने पढ़ा 246 में कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डील करता है किसमें, लिस्ट 2 शेड्यूल 7, जिसमें एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट को कानून बनाने का। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि लिस्ट 32 एंट्री नंबर 32 लिस्ट 2 के अंतर्गत स्टेट के पास पावर है कानून बनाने का, पार्लियामेंट में इसने जो कानून बनाया है वो जो है वो अल्ट्रा वायरस है। अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाना चाहता है तो उसको लिस्टों में परिवर्तन करना होगा। मतलब ये हुआ कि अगर एंट्री 32 को अगर वो सेंट्रल लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट में ला करके कानून बनाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही अगर कानून बनाता है तो ये क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो इसके लिए जब आर्टिकल 368 पढ़ते हैं तो वहाँ पे अमेंडमेंट का पावर दिया गया है। जब अमेंडमेंट का पावर दिया गया है, उस अमेंडमेंट में कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं जिसमें स्टेट के पास स्टेट से रेक्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, हाफ ऑफ द स्टेट से ये रेक्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, तब जाकर के उन सर्टेन चीज़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। उनमें से एक चीज़ है एनी लिस्ट इन द 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में कोई भी जो लिस्ट या फिर कोई भी जो मैटर्स दिए गए हैं उनमें परिवर्तन अगर पार्लियामेंट करेगा तो उसको परिवर्तन करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेशन के हाफ ऑफ स्टेट, माने आधे स्टेट से कंसेंट लेकर के वो जो है इस लिस्ट में परिवर्तन कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 का क्लॉज 2 जो है उसका जो है कॉम्प्लायंस नहीं हुआ है, इसीलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।